जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो आज हम स्टडी करेंगे हाउ वी कैलकुलेट केवीआर रेटिंग इन रिएक्टर और कैपेसिटर बैंक। केवीआर की रेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि केवीआर आखिर है क्या और यह आया कहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो रिएक्टिव पावर क्या है? रिएक्टिव पावर जो होती है उसे वेस्ट पावर या फिर नॉन यूज़फुल पावर भी कहा जाता है। वेस्ट पावर को अच्छे से समझने के लिए हमें एक्टिव पावर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ एक्टिव पावर? एक्टिव पावर को बोला जाता है रियल पावर, मतलब काम करने के लिए जो एक्चुअल पावर वर्क डन कर रही है उसे हम बोलते हैं रियल पावर। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंडक्शन मोटर या फिर सीलिंग फैन का जो एक्चुअल वर्क डन है वो है रोटेशन को प्रोड्यूस करना। तो जैसे ही रोटेशन प्रोड्यूस की जाएगी उसको बोलेंगे हम एक्चुअल पावर। यह एक्चुअल पावर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो हीट, या तो लाइट, या तो साउंड, या फिर मोशन। किसी भी होम अप्लाइंसेस इंडस्ट्रियल लोड को चलाने के लिए हमें एक्टिव पावर की जितनी नीड है उतनी ही नीड हमें रिएक्टिव पावर की भी होती है। इंडक्शन मोटर और सीलिंग फैन को रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। तो वह मैग्नेटिक फील्ड जो मेंटेन करेगा वो करेगा आपका रिएक्टिव पावर। इन शॉर्ट वे रिएक्टिव पावर को हम बोलेंगे यह सपोर्ट करता है फील्ड जनरेट करने के लिए। वह फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बनेगी वो बनेगी किसी भी इंडक्टर में, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी वो बनेगी किसी भी कैपेसिटर में। और यह जो रिएक्टिव पावर होती है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। यह सिस्टम या इक्विपमेंट पर रहती ही रहती है। यह लोड से सोर्स या फिर सोर्स से लोड की तरफ ये मूवमेंट करती रहती है। तो अब हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर को इन द फॉर्म ऑफ पावर में समझेंगे। तो पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट। तो जब हमारा वोल्टेज और करंट एक ही फेज पे रन करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर। मतलब एक ही समय पर एक ही जगह से स्टार्ट करना और एक ही जगह पे एंड करना, उसको हम बोलेंगे इन फेज या फिर एक्टिव पावर। और अगर वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है तो वह आउटपुट रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। जो इन दोनों के बीच में फेस एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। उसको बोला जाता है फेस शिफ्ट एंगल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये रिएक्टिव पावर है इसमें जो वोल्टेज और करंट है वो आगे पीछे भाग क्यों रहा है? ऐसा वो कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? कुछ तो बात होगी ना। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि वो फेज शिफ्ट किस तरीके से कर रहा है। इसको समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इंडक्टर और कैपेसिटर आखिर होता क्या है। इंडक्टर जो होता है वो अपोज करता है चेंज इन करंट को, और जो कैपेसिटर होता है वो अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को, और जो कैपेसिटर लोड होता है वो अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंडक्टर के नेचर को। इसको समझने के लिए हम एक इंडक्टर लेंगे और उसको डीसी बैटरी के सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो डीसी में क्या होता है, जो वो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें कांस्टेंट करंट रहता है। बट अगर हम एसी सर्किट के साथ किसी भी इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो वह करंट का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, चेंज होगा टाइम के साथ, और डायरेक्शन भी साथ में बदलेगा। पर जो इंडक्टर होगा वह करंट का जो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वो उसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब वो उसको पकड़ के रखेगा, जिस कारण करंट जो होगा हमारा लैग कर जाएगा और वोल्टेज हमारी लीड कर जाएगी। इसी कारण से फेज शिफ्ट होता है। वैसा ही सेम नेचर कैपेसिटर लोड का होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो चेंज इन वोल्टेज है वह उसको अपोज करेगा, जिसके कारण जो वोल्टेज होगा वो पीछे रह जाएगा और करंट जो होगा वो आगे चला जाएगा। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है। अगर आपको कैपेसिटर और इंडक्टर का नेचर पता होगा तो आपके लिए यह इजी रहेगा समझने में कि क्या लैग कर रहा है और क्या आपका लीड कर रहा है। तो इन शॉर्ट में हम समझने के लिए हम बोलेंगे जो इंडक्टर होगा वो हमारा चेंज इन करंट को अपोज करेगा, मतलब कि करंट को रोकेगा और वोल्टेज को आगे जाने देगा। इट मीन्स वोल्टेज लीड करेगा और करंट जो होगा हमारा लैग करेगा।
और इन कैपेसिटर लोड नेचर जो चेंज इन वोल्टेज होगा वह उसको अपोज करेगा। इसका मतलब जो चेंज इन वोल्टेज को वो रोकेगा, वोल्टेज को रोकेगा तो वो लैग हो जाएगी, और जो करंट होगा वो आगे भाग जाएगा। मतलब वोल्टेज लैग करेगी और करंट जो होगा लीड करेगा। अगर किसी को फिर भी लैगिंग या लीडिंग नेचर में कन्फ्यूज़न रह गई है, या फिर किसी को फेजर डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो होप आप रिएक्टिव पावर को अब समझ गए होंगे। तो रिएक्टिव पावर को ही हम बोलते हैं केवीआर। तो हम फिर से स्टार्टिंग में आते हैं, हम तो टॉपिक से बाहर निकल गए थे। तो हमारा टॉपिक था केवीआर को कैलकुलेट करना। तो केवीआर हमें पता चल गया रिएक्टिव पावर क्या है, बाकी एक्टिव पावर भी हमने पढ़ ली। तो अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ केवीआर रेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि हमें करना क्या है और करना क्यों है। मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कितने लोड पे पावर फैक्टर को मेंटेन करना है, और अभी हमारा पावर फैक्टर कितने पे चल रहा है। तो जस्ट हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। पावर जो दे रखी है वो दे रखी है 250 किलोवाट, और जो हमारा डिज़ायरेबल पीएफ है वो है 0.7, और उसको हमने मेंटेन करना है 0.90 तक। तो P इज इक्वल टू 250 किलोवाट, cos phi 1 इज इक्वल टू 0.70, cos phi 2 इज इक्वल टू 0.90। cos phi 1 से हम phi 1 की वैल्यू निकालेंगे, और cos phi 2 से हम phi 2 की वैल्यू निकालेंगे। वेट, केवीआर का फॉर्मूला तो हमने बताया ही नहीं। तो केवीआर की रेटिंग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पावर इंटू 10 phi 1 माइनस 10 phi 2। इसीलिए हमें phi 1 और phi 2 निकालने की ज़रूरत है। तो चलिए phi 1 और phi 2 निकालते हैं। तो phi 1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 45.57, और जो phi 2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 25.84। देन फॉर्मूले में पुट कर दीजिए केवीआर की रेटिंग इज इक्वल टू पावर 10 phi माइनस 10 phi 2। 10 phi 1 आ गया हमारा 1.02, 10 phi 2 आ गया हमारा 0.48। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो 10 का डिफरेंस आएगा, तो 250 इंटू 0.54 करेंगे तो केवीआर की रेटिंग हमारे पास आ जाएगी 135 केवीआर। मतलब कि हमें 135 केवीआर रेटिंग का कैपेसिटर बैंक जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारा पीएफ क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा और 0.9 तक पहुंच जाएगा। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंजीनियर गुरु। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।